Hello guys, welcome to the Study IS. We are starting our new course that is Ethics Live course. This course will be taken by me, okay? And आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम एथिक्स में पढ़ते हैं। आज हम इसकी पूरी डिटेलिंग देखेंगे कि क्या चीज़ हमको पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं भी पढ़नी है, क्यों पढ़ना है, पढ़ने की आखिर ज़रूरत क्या है एथिक्स। ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं और कहाँ कहाँ से पढ़ना है ये सब करेंगे। साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, जो भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे इन क्वेश्चन को भी कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो द डिस्क्लेमर इज दैट अ प्रॉपर बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड। क्योंकि हम एथिक्स की क्लास ले रहे हैं तो ये हमारा एक तरीके से कर्तव्य भी बन जाता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें हमारे क्लास में जिससे जो मोटिवेशन रहे हम लोगों की ये बरकरार रहे और आप और हम एक अच्छे एनवायरनमेंट को, एक अच्छे इकोसिस्टम को क्रिएट कर पाएँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लिखिए। ओके, कमेंट बॉक्स में फाइट या न्यूएंसेस क्रिएट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, सो दिस इज समथिंग अबाउट मी, माई सेल्फ सक्षम सोनी। आई एम फ्रॉम एनआईटी सुपर। Started business since 2017 and I have cleared these exams. So we will start now with our ethics. So what we need to focus here is that what is the importance of ethics. कि ये जो कोर्स है 2013 से पहले तो कोई जीएस कोड नहीं होता था। 2013 में ही इस कोर्स को क्यों लाया गया, क्या इम्पोर्टेंस है एथिक्स की, और क्या ये जो इम्पोर्टेंस है सिर्फ ऐसे में है, एग्ज़ाम में है हमारे, या फिर जीएस कोड जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं इसका इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम्स के बाहर भी है। किस तरीके से हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, और सर्विसेज, जब हम सर्विस में जाते हैं तो क्यों ये ज़रूरी है। अगर हमको ये सारी बातें, ये सारे एक्सपेक्ट क्लियर हो जाते हैं तो आवर मोटिव विल बी क्लियर दैट व्हाई वी नीड टू स्टडी जीएस कोड। ओके, तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में तोड़ा है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो हमारे सामने है दैट इज़ एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में 4 जगह ये सबसे ज़्यादा काम आता है। सबसे पहला कि ये सिलेबस का पार्ट है जीएस 4 मेंस। ओके, 250 मार्क्स कैरी करता है ये सब्जेक्ट। और अगर आप किसी और जीएस के रिस्पेक्ट में इसको कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा कॉस्ट बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल सकता है, देखने को मिलेगा। तो जीएस 4 का कॉस्ट बेनिफिट, कम बुक्स पढ़िए और ज़्यादा स्कोर कीजिए। ओके, और इसका इम्पैक्ट जो होता है सिर्फ आपके जीएस 4 में ही सीमित नहीं रहता है। साथ ही साथ आप ऐसे जब खोलेंगे तो ऐसे का कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई फिलोसफिकल ऐसे आता है, हमको समझ में नहीं आता कि भाई लिखें क्या इसमें। तो इसमें आप देखोगे कि क्योंकि अगर आपने जीएस 4 का एक टॉपिक आता है मोरल थिंकर्स, वो अच्छे से कर रखा है तो आपको ऐसे में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जब हम ऐसे का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देते हैं तो कुछ ऐसी लाइन हम चाहते हैं कि उससे इमोशन जनरेट हो रीडर के मन में, तो उसमें भी डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। साथ ही साथ इंटरव्यू में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं, दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड योर नॉलेज, GS1, GS2, GS3, they have already tested. They have taken your optional subject as well. Your knowledge is tested. Now this is the test of your personality. That is the personality test. Now if you are talking about the personality test, तो GS4 हमको हमारी पर्सनैलिटी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप ये कोर्स मेरे साथ पूरा करते हैं तो आप खुद देखोगे कुछ कुछ चीज़ें आपको अपने रियल लाइफ में चेंजेस होती हुई दिखाई देंगी। आपको खुद लगेगा कि आपका किसी भी चीज़ को देखने का तरीका पहले से थोड़ा सा इवॉल्व हो चुका है। तो इंटरव्यू में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। फिर एक और बात आती है कि इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, देयर आर डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। सो इंस्पिरेशन में क्या है एक्चुअली, जब हम कभी भी अपनी स्टडीज को स्टार्ट करते हैं, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी
थिंक इज कि थोड़ा कर लेंगे बाद में कर लेंगे, और इस तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी जो है ये टूट जाती है। ये काफ़ी लोगों में देखा गया है। तो यहाँ पर आपको जो रियल इंस्पिरेशन रहेगी, दैट विल सर्वाइव टिल द एंड of your course, of your exam, of your interview, of your service as well. That inspiration can be drawn from this subject. इसके ये जो सब्जेक्ट है ये दो पार्ट्स में तोड़ा गया है। दो पार्ट्स में इस तरीके से तोड़ा गया है, एक आता है पार्ट ए और एक आता है पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में मोस्टली केस स्टडीज होती हैं, और पार्ट ए में जो इस सिलेबस का सब्जेक्ट है उसकी की डेफिनेशंस और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो आई थिंक एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये कहाँ कहाँ लगता है, इसके काफ़ी और भी डायमेंशन हो सकते हैं। मैंने मेजर डायमेंशन डिस्कस किए हैं, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं कि सर्विस में। तो मान लीजिए कि आप सर्विस कर रहे हैं अभी। जब आप सर्विस कर रहे हैं तो कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो जिनको आप एग्जीक्यूट करोगे कब, जब आप सर्विस में होगे तब। और अगर जब तक वो वैल्यूज आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, उन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, तब तक आप जिस पोजीशन पे जा रहे हो उस चीज़ का जो रिजल्ट है, जो आप करना चाह रहे हो, वो इफेक्टिवली आप नहीं कर पाओगे। तो देर आर एन नंबर ऑफ values of civil servant that we will study during this course, like integrity, compassion, empathy, sympathy, compassion. Like this, there are n number of foundational values of civil services. So that will be helpful throughout your service after you have cleared your exam. Now coming to the life, मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि आप एथिक्स को प्लीज़ सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही ना पढ़िए। एथिक्स को आप देखोगे तो आपकी जो रियल लाइफ है, भले ही आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो नहीं करते हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है जो यहाँ पे आप सीखते हो। अगर आप अपनी लाइफ में एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उनको उतार लोगे तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है दैट विल बी डेवलप्ड। ओके, and because of that personality you will find n number of jobs outside, as well as a better relationship with other human beings. For example, the concept of rationality will increase, your scientific temper will be developed, your objectivity will be increased. तो यहाँ पर मैं जो टर्म्स बोल रहा हूँ, इन टर्म्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे, हर एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे कि भाई रैशनैलिटी मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या है। ठीक है, तो आप देखोगे किसी भी चीज़ को समझने की कैपेबिलिटी जो आपकी है ये बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। डिसीजन मेकिंग, जैसे यहाँ पे लिखा है डिसीजन, तो डिसीजन जब आपको डिसीजन लेना होता है, केस स्टडी में मोस्टली डिसीजन मेकिंग का ही काम होता है कि आपको किसी एक केस में डाल दिया गया और अब वहाँ पर आपका रिएक्शन क्या होता है। तो वो जो रिएक्शन है, क्या सही रिएक्शन होता है और क्या गलत होता है, क्या हम इमोशन में बह के डिसीजन ले रहे हैं और क्या हम चीज़ों को कॉग्निटिवली समझ के रिएक्शन दे रहे हैं, ये चीज़ हम इस सब्जेक्ट में अच्छे से स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो वर्ड है, एक ये नया वर्ड कॉइन किया गया था, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज तक हमने सिर्फ IQ सुना है, देयर इज अ न्यू थिंग दैट इज EQ, इमोशनल क्वेश्चन। तो दिस विल आल्सो इंक्रीज, यू विल बी बेटर able to handle your emotions mentally, as well as you can apply that in your real life. One of the important thing I want to tell you this is that you can understand more about yourself. मतलब आप अपने बारे में और चीज़ों को जानोगे कैसे। कई बार आपको चीज़ें, जैसे मैं बताऊंगा कि मान लो इंटीग्रिटी है, तो इंटीग्रिटी में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली चेक करोगे कि मेरे अंदर इसमें से क्या है और मेरे अंदर इसमें से क्या नहीं है। So this will be analysis for yourself and what are the values you need to inculcate in yourself to succeed in this exam, as well as succeed in your life. That will be studied in this subject. For example, अभी एक क्वेश्चन आया था कि how do you define happiness। अब जो happiness की चीज़ है, ये चीज़ हर किसी की अलग अलग हो सकती है। Okay? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये सीधा सीधा आपकी लाइफ से, आपके बारे में
डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं और आपसे यही चीज़ जानना चाह रहे हैं। ओके, तो जैसे ये हमने समझ लिया इम्पोर्टेंस। अगर किसी चीज़ को भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो कमेंट बॉक्स पढ़ा जाएगा और उसका आंसर दिया जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि चलो मान लो कि भाई हमने ये पढ़ लिया, हमने एथिक्स पढ़ लिया। एथिक्स पढ़ने के साथ साथ हमने क्या किया, हमने GS4 भी क्लियर किया, हमने एग्जाम भी क्लियर किया, हम एक सिविल सर्वेंट बन गए या फिर नहीं भी बने, बट हमने GS4 अच्छे से पढ़ लिया है। तो क्या ये गारंटी है कि मैं ज़्यादा मोरल हो जाऊंगा, ज़्यादा एथिकल हो जाऊंगा? क्या सिर्फ एग्जाम लिख लेने से ये तय होता है कि मैं सारी की सारी जो वैल्यूज पढ़ने वाला हूँ वो अपने अंदर उतार लूँ? तो देखिए, इसका आंसर नहीं। सिर्फ एग्जाम लिख लेने से आप ये नहीं कह सकते कि आप मोरल है। मोरलिटी या फिर हम एथिकल भी बोलते हैं, यहाँ पर मैं साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहा हूँ, इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, बट इसकी भी टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं दैट वी विल स्टडी। तो मोरल हो आप, ये GS4 पास होना ये तय नहीं करता है, बट GS4, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली एक IPS ऑफिसर वो पकड़ा गया चीटिंग करते हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो IPS ऑफिसर है तो उसने ऑब्वियसली GS4 कभी ना कभी क्लियर तो किया ही होगा। तो जब GS4 उसने क्लियर किया तो फिर भी वो चीटिंग कर रहा है, तो इज ही मोरल, इज ही एथिकल? द आंसर इज नो। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये एग्जाम है, ये एग्जाम तय नहीं करता मोरल, बट अगर आप GS4 में जो भी पढ़ने वाले हैं, एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस में और इसके अलग अलग टॉपिक्स में जो भी आप पढ़ेंगे, अगर इन चीज़ों को अगर आप अप्लाई कर पाएंगे लाइफ में और इन चीज़ों को अपने में उतार पाएंगे, तो ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, पूरे के पूरे कंट्री या फिर जिस सर्विस में आप जा रहे हो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जो अल्टीमेट कॉज जिसके लिए आप ज्वाइन कर रहे हो सर्विसेज, दैट यू दैट यू विल रीथिंक अबाउट दैट। एंड अगर आपका सही है, मतलब लोगों की मदद करना, चीज़ों को सुधारना, पॉलिसी मेकिंग करना, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन करना, एग्जीक्यूशन करना, तो आपको लगेगा कि GS4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट यू विल स्टडी इन योर मेन सिलेबस। ओके, सो नाउ वी गॉट टू नो अबाउट व्हाई वी हैव टू स्टडी एथिक्स। इसमें कई लोग पूछते हैं कि अगर जब तय ही नहीं हो रहा है GS4 पढ़ने का तो क्यों ही पढ़े? तो इसको ऐसा है कि कमियां काफ़ी सारी चीज़ों में होती हैं, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम उसको सुधारने की भी कोशिश ना करें। GS4 एक तरीके से आपको एक मौका दे रहा है कि अगर आपके अंदर कोई पुराना एटीट्यूड है किसी इंसान के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी ऐसे ग्रुप या माइनॉरिटी के प्रति, आपको एक सुधारने का मौका मिल रहा है। इसका मतलब क्या? आपको मोरालिटी के टर्म्स समझाया जा रहे हैं। अब अगर आप चीज़ों को जानते हुए भी गलती कर रहे हैं तो दैट इज योर कॉग्निटिव मिस्टेक। ओके, तो 2013 में इसीलिए इस एग्ज़ाम को लाया गया, क्योंकि हम देख रहे थे काफ़ी सालों से काफ़ी सारे सिविल सर्वेंट्स बन रहे हैं, बट हमने काफ़ी सुन रखा है कि सिविल सर्विसेज में करप्शन होता है, ठीक है, या फिर आप देखेंगे कि कुछ गलत चीज़ें आपने सुनी होंगी सिविल सर्विस में होती हैं। या फिर अगर हम सिविल सर्विस को एक बार के लिए साइड में रख दें, ये जो रेप्स की घटनाएं हैं, आप सोसाइटी में देखेंगे कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो जब ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो आप समझ रहे हैं कि जो सोसाइटी है किस तरीके से किस तरफ बढ़ रही है। हर दिन हमने कुछ भी कर लिया, हम एक रूल बना दे रहे हैं, फिर भी हर एक एक्ट बना दे रहे हैं, फिर भी निर्भया फंड बना दे रहे हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट बना दे रहे हैं, फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसका मतलब हमको पब्लिक में मोरालिटी इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है। और क्योंकि आप खुद एक सिविल सर्वेंट हैं तो लोग आपको एक तरीके से रोल रोल मॉडल सिटीजन देखते हैं। तो जब आप रोल मॉडल सिटीजन हैं तो आपसे ये रिक्वायर्ड होता है कि आप खुद एक बहुत ही एथिकल, मोरल पर्सन हो, जिसके जिसके पास ऐसी वैल्यूज़ हो जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो और सोसाइटी उससे इंस्पायर हो सके। सो डेफिनेटली देर आर n number of benefits from this subject. Okay, so we have understood the importance of the GS4. Now let us talk about the audience of this course. किस किस को पढ़ना चाहिए, किस किस को ये कोर्स करना चाहिए। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि
एथिक्स काफ़ी जगह कराया जा रहा है, अच्छी बात है। काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री में भी उपलब्ध किया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि इस वाले कोर्स में क्या क्या चीज़ें स्पेशल रहेंगी जो बाकी कोर्स में अभी तक नहीं देखी गई। ठीक है, तो इसमें जो ऑडियंस है, सबसे पहले GS4 कवर करना है, तो CSE के जो भी एस्पिरेंट्स हैं डेफिनेटली उनको तो देखना ही है, उनके लिए तो कंपलसरी ही हो जाता है। इसमें एक डाउट आता है कि 2020 का प्रीलिम्स आने वाला है, अभी स्टार्ट करें या कब स्टार्ट करें। तो ऐसा है कि वीडियो देखने में आपको उतना समय नहीं लगेगा, बट इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रहेगा, जब आप दोबारा से मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट इसमें देखने को मिलेगा। तो 2021 का कोई स्टूडेंट हो, 2020 का हो, या 2022 में देने वाला अटेम्प्ट हो, वो सब इस कोर्स को करिए, आपके लिए डेफिनेटली वैल्यू एडिशन की तरह साबित होगा। साथ ही साथ कुछ कुछ स्टेट PCS में या फिर स्टेट PSC को बोलते हैं, जैसे UPPSC, उसमें डायरेक्टली एथिक्स को इंक्लूड कर लिया गया है। और UPPSC का सिलेबस मैंने देखा था तो एकदम सेम ही था, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें UPSC से ही उठा ली। इसका मतलब क्या है कि जो GS4 है ये स्टेट PSC में भी काम आता है। तो जो भी स्टेट PSC का सिलेबस के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दोज आर ऑल्सो टारगेटेड ऑडियंस। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑडियंस। इसके साथ साथ हम यही बोल सकते हैं कि जो भी कोई इंटरेस्टेड है एथिक्स की चीज़ों को समझने के लिए, या फिर कुछ लोगों को इंटरेस्ट आता है ये चीज़ें पढ़ने में, तो यू आर ऑल्सो वेलकम फॉर दिस कोर्स। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस डिस्कशन। ओके, तो हम एक तरीके से आज सिलेबस की एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे, बारीकी से परखेंगे और जानेंगे कि सिलेबस में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अनकही हैं बट वहाँ पर लिखी हैं। ओके, और हम एक बार अगर सिलेबस को समझ लिए तो हम ये समझ लेंगे कि इस सिलेबस की हमसे नीड क्या है। ओके, तो हमारा सिलेबस जो GS4 है उसका नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पर तीनों वर्ड्स को आप गौर से देखिए, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पर हर एक टॉपिक का, हर एक शब्द का अलग मीनिंग है, और एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अलग चैप्टर भी है। और इन तीनों वर्ड को आप याद रखिएगा, हम अपने कोर्स के दौरान इन तीनों वर्ड को यूज़ करने वाले हैं बीच में। तो आप ये देखना कि इन तीनों वर्ड की क्या इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ गई कि इन तीनों वर्ड्स को अलग से लिखना पड़ा। इस सब्जेक्ट का नाम ही एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रखना पड़ा। सिलेबस को लेके एक विवाद चलता है कि कुछ कहते हैं कि ये फिलोसफी से, कुछ कहते हैं कि ये एथिक्स की या फिर साइकोलॉजी से है, या कुछ कहते हैं सोशियोलॉजी से। तो ऐसा है कि UPSC ने अलग अलग चीज़ों को उठाया है और एक ऐसा मिश्रण बनाया है जो आपके अंदर सारी की सारी जो एथिकल वैल्यूज़ हैं डिसीजन मेकिंग में, साथ ही साथ जिस तरह की वो चीज़ें चाह रहे हैं, जिस तरह की वो वैल्यू चाह रहे हैं, वो डेवलप करने में आपको मदद करेगा। ओके, सो कमिंग टू द सिलेबस अगेन, यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि आपका ज्ञान कितना है। द नॉलेज इज नॉट द थिंग they are asking, because they already know in the GS1, GS2, GS3 you have already acquired the knowledge। तो अब यहाँ पे जो नॉलेज वर्ड में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं सिंपल डेटा या जो टेक्निकल थिंग्स होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा गया, दिस पेपर इंक्लूड्स क्वेश्चन टू टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच to issues relating to integrity, probity in public life, and the problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with the society। मतलब क्या है कि जो भी इंसान है वो सिविल सर्वेंट सर्विस में माना जाएगा, सिविल सर्वेंट बनेगा, तो उसके पास काफ़ी सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे जो उसको फेस करना पड़ेगा रियल लाइफ में, उसको सोसाइटी के साथ डील करना पड़ेगा। उस समय पर उस इंसान का एक रिएक्शन भी रहेगा, उस रिएक्शन के साथ उस इंसान की ही एक अप्रोच भी रहेगी, उस इंसान का एक एटीट्यूड भी रहेगा। तो वो सारी चीज़ें कि किस एटीट्यूड और किस अप्रोच से, किस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग करता है, ये चीज़ आपका ये जो सब्जेक्ट है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये जो पेपर है ये चेक करना चाह रहा है। ओके,
दिस क्वेश्चन में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन द एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपसे कैसे वो पूछेगा। तो पहला तो आ गया आपकी थियोरी कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग टर्म्स की ही कितनी है। भाई इंटीग्रिटी बोल रहे हैं तो इंटीग्रिटी का मतलब ही बता दो, राइट। तो पहली तो वही चीज़ पूछी जाएगी। बाद में आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए अगर आपको ये केस दे दिया गया तो इस समय पर आप किस तरीके से हैंडल करोगे सिचुएशन को। तो देयर आर टू पार्ट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पार्ट बी में केस स्टडीज ही पूरा रहता है और पार्ट ए में आपके बेसिक डेफिनेशंस जो हम पूरे सिलेबस में पढ़ते हैं वो रहता है। ओके, तो हम देखते हैं जैसे इसमें लिखा है कि फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज विल बी कवर्ड। तो टॉपिक वाइज वी विल सी व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। तो फर्स्ट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई एथिक्स की डेफिनेशन ही क्या होती है, आप ये बता दीजिए। मान लीजिए एथिक्स जो वर्ड है, अब एथिक्स कितने टाइप के हो सकते हैं ये भी बात है। फिर किसी इंसान को ऐसा लगे अगर कि तुम्हारे जो एथिक्स हैं ये मुझे पसंद नहीं, तो क्या वो उसके लिए एथिक्स नहीं होंगे, क्या वो उसके मोरल्स होंगे। मोरालिटी और एथिक्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर मोरालिटी और एथिक्स अलग है तो फिर वैल्यूज़ क्या हैं, आइडियल्स क्या हैं। ये सारे क्वेश्चन इस पूरे पूरे टॉपिक से रिलेट करते हैं। यहाँ पर एसेंस जो होता है एथिक्स का ये आपको पढ़ाया जाएगा। डिटर्मिनेंट्स मतलब एथिक्स क्या 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 चीज़ें सुनिश्चित करती हैं कि आपके अंदर एथिक्स है या नहीं, और उसके कॉन्सिक्वेंस मतलब मान लीजिए अगर आपके पास एथिक्स हैं तो सोसाइटी को आप किस तरीके से बेनिफिट करोगे, साथ ही साथ अपने आप को किस तरीके से बेनिफिट करोगे। एट द सेम टाइम क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर आपके पास एथिक्स नहीं है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सारी चीज़ें। ह्यूमन एक्शन और एक्शन एंड ह्यूमन ये दोनों वर्ड भी अलग है, इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है ये भी हम देखेंगे। फिर डायमेंशन आ गया, इसमें हम वेरियस डायमेंशन ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे, जिसमें जैसे कि डिओन्टोलॉजी आता है, टीलियोलॉजी आता है, नॉर्मेटिव एथिक्स आता है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स आता है। ये सारी चीज़ें मतलब एथिक्स के हमने ब्रांचेस ले ली, उन ब्रांचेस को हम डीप में जाकर स्टडी करेंगे। साथ ही साथ एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ, आपकी आपकी प्राइवेट लाइफ में जब आप सिविल सर्वेंट बन जाते हो तो आपकी एक प्राइवेट लाइफ भी होती है, पब्लिक लाइफ भी होती है। बट आपका जो बिहेवियर है वो प्राइवेट लाइफ में कैसा है ये भी आपको सुनिश्चित करना है, और पब्लिक लाइफ में कैसा है ये भी। हो सकता है कि आपका बिहेवियर प्राइवेट लाइफ में काफ़ी अच्छा हो पर पब्लिक लाइफ में आप उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक करप्ट इंसान, या फिर आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एथिक्स है पब्लिक लाइफ में काफ़ी अच्छे हैं पर प्राइवेट में नहीं। तो इन चीज़ों की भी हम स्टडी करेंगे। फिर आता है ह्यूमन वैल्यूज़। ठीक है, तो ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है पहले तो हमको यही देखना, उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ कुछ ग्रेट लीडर्स थे हमारे, हमने ग्रेट लीडर्स बोल सकते हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से जो आए, साथ ही साथ रिफॉर्मर्स आए, राजा राम मोहन रॉय, ओके, स्वामी विवेकानंद, ऐसे अलग अलग लीडर्स आए। साथ ही साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स जिन्होंने अपने टाइम पर एक कीर्तिमान साबित किया है, जिसको हम देख के कुछ ऐसे लेसन्स जो हैं उनसे ले सकते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर जिससे आप इंस्पायर होते उसका नाम जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा लगता है। फिर आता है रोल ऑफ फैमिलीज, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। डेफिनेटली जब भी आपके एथिक्स बनते हैं उसमें फैमिली का भी रोल होता है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो उसका क्या क्या रोल है और वो क्या क्या डिटर्मिनेंट्स जो हम पढ़ने वाले थे एथिक्स के, उसमें कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर सिलेबस दैट इज एटीट्यूड। तो आपने नॉर्मली बहुत सुना होगा कि ये इंसान बहुत एटीट्यूड दिखाता है, ठीक है, या ये लड़का बहुत एटीट्यूड दिखाता है। तो उस एटीट्यूड की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, वो एटीट्यूड एकदम अलग चीज़ है। यहाँ पर जो एटीट्यूड की बात की जाती है ये होता है कि आपका किसी भी चीज़ के प्रति क्या सोच है, क्या समझ है, और किस तरीके से आप किसी भी चीज़ को देखते हैं। अब वो जो चीज़ है वो एक इंसान भी हो सकता है, एक खिलौना भी हो सकता है, एक जानवर भी हो सकता है। तो आपका हर चीज़ के प्रति एक पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड होता है। उसमें काफ़ी सारे कंटेंट्स आते हैं, स्ट्रक्चर बनता है उसका, और फंक्शंस भी होते हैं कि
इस एटीट्यूड का फंक्शन क्या है। कभी कभी उस चीज़ को हम ईगो डिफेंसिव फंक्शन में यूज़ करते हैं, जिसको आज की नॉर्मल की भाषा में नॉर्मल एटीट्यूड बोला जाता है। बट फंक्शन सिर्फ एक ही नहीं होता है, इसके काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, दैट वी विल स्टडी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मान लीजिए आपका किसी भी इंसान के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो उस इंसान से आपका जो रिलेशन है ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, दैट वी विल स्टडी। वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। किसी इंसान का हो सकता है एक मोरल एटीट्यूड और पॉलिटिकल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड में ज़्यादातर हाँ पार्टी जो लेफ्ट आइडियोलॉजी और राइट आइडियोलॉजी है, इन चीज़ों की बात करते हैं कि किस इंसान का जो सोच है वो किस आइडियोलॉजी की तरफ झुकी हुई है। ओके, और ये चीज़ समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि पॉलिटिकल एटीट्यूड किस तरीके से हमारे सिविल सर्विसेज में हमको इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी रखता है। और क्या आपका एटीट्यूड जो है, मान लीजिए बचपन से आपका एटीट्यूड बन गया, तो क्या ये चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या आपको कोई परसुएट कर सकता है किसी चीज़ के लिए। मान लीजिए आपने सोचा होगा एग्जाम देते समय कि मैं कभी करप्शन नहीं करूँगा, पर आपकी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई या फिर किसी ने आपको परसुएट कर लिया कि आप उस समय करप्शन करने लगे, तो उस चीज़ से भी कैसे बचना है। तो दैट वी विल स्टडी अपॉन द सोशल इन्फ्लुएंस एंड द परसुएशन। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड जो वर्ड है, आपने सुना होगा कि सी सेट, सी सेट में से जो ए है ऑब्वियसली इट इज एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर एप्टीट्यूड जो है ये कॉम्पिटेंसी का, इसका मतलब होता है कॉम्पिटेंसी, किसी इंसान के पास कितना पोटेंशियल है कि इक्वल फुटिंग पे भी अगर आपको इक्वल चीज़ भी दे दी जाए फिर भी वो इंसान कम्पीट करके आपसे आगे निकल जाएगा। तो ये उसका टैलेंट है, उसका कॉम्पिटेंस है, दैट इज कॉल्ड द एप्टीट्यूड। ओके, ये फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। ओके, इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। इसमें आप देखिए कि जो इंटीग्रिटी वर्ड है जो बीच में आया था, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको इंटीग्रिटी वर्ड देखने को मिलेगा। मतलब ये आपकी एक बहुत ही बेसिक वैल्यू है इंटीग्रिटी, जो आपके अंदर होनी ही चाहिए इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, राइट। तो इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, क्या इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी सेम होता है। अगर इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी सेम होता है तो अपराइटनेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर एक चीज़ आती है कि आपके अंदर एक और वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। कि आपका जो झुकाव है ये सिर्फ किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेशन वी आर एस्पायरिंग टू। तो हम जिस चीज़ के लिए एस्पायर कर रहे हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नेशन है, और दैट इज अ कॉन्स्टेंट गवर्नमेंट, दैट इज नॉट अ टेम्प्रेरी गवर्नमेंट, दैट इज अ परमानेंट गवर्नमेंट। तो जो परमानेंट गवर्नमेंट है तो हो सकता है कि आज पार्टी एक है दूसरी पार्टी आए जाए, बट इम्पार्शलिटी हमें उसी हिसाब से, जिस अपने पूरे कॉम्पिटेंस के हिसाब से, पूरे एप्टीट्यूड के हिसाब से हमको हर एक पार्टी के लिए, सिर्फ पार्टी के लिए नहीं पूरे देश के लिए काम करना है। ऑब्जेक्टिविटी, चीज़ों को, पर्टिकुलर चीज़ों को रैशनली समझने की क्षमता भी डेवलप होगी। डेडिकेशन, आपकी कितनी डेडिकेशन है पब्लिक सर्विस में, ये भी हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फिर आता है एम्पैथी। तो आपने कुछ वर्ड सुने होंगे सेम सेम, जैसे एम्पैथी होता है, एक होता है सिंपैथी और एक होता है कंपैशन। ये तीनों मिलते जुलते वर्ड हैं, इनका डिफरेंस अच्छे से हम देखेंगे। फिर टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस भी देखेंगे कि टॉलरेंस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं पब्लिक लाइफ में। नाउ ऑल्सो वी विल सी दैट इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताता है, ये आपको एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करवाता है। अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो यहाँ इस चीज़ के चांस बढ़ जाते हैं कि आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या फिर सॉफ्ट स्किल्स हैं और रिलेशंस हैं किसी और इंसान के साथ, वो इंसान आपका घर वाला हो सकता है, माँ हो सकता है, माँ हो सकती है, भाई हो सकता है, पापा जी हो सकते हैं, तो जो भी हो सकते हैं, मतलब जो भी रिलेशन हमारे ह्यूमन टू ह्यूमन बनते हैं, उन रिलेशन की क्या क्या बेसिस होते हैं, दैट वी विल स्टडी इन द इमोशनल इंटेलिजेंस। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आप चाहते नहीं हो पर फिर भी किसी एक पर्टिकुलर वे में रिएक्ट कर जाते हो और फिर बाद में अफसोस मनाते हो। तो ये भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक टेस्ट होता है कि आप अपने इमोशन को
और साथ ही साथ दूसरों के इमोशन को, जो आप नहीं हो, और दूसरे इंसान के चेहरे को आप देख के समझ पाओ कि ये इंसान अभी क्या फील कर रहा है, और अपने इमोशन को भी समझ पाओ मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ। एक तरीके से यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो हम देखेंगे कि इसका क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, कहाँ कहाँ ये काम आता है, ये बहुत जगह काम आता है, और क्या इसके एप्लीकेशन है एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस में, कि ये गवर्नेंस में किस तरीके से हमको हेल्प करता है। डेली टू डेली सिचुएशन जो आएंगी ना सिविल सर्विसेज में, जब हम जाएंगे या जो भी सक्सीड होंगे हो जाएंगे, तो उनकी डेली लाइफ में किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस का काम होता है, दैट विल स्टडी। ओके ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट of this syllabus. It is the contribution of moral thinkers and Indian and philosophers from India and the world. So कमेंट करके मुझे बताइए कि ये जो यहाँ पे मैंने फोटो डाली है ये किस इंसान की। ओके, साथ ही साथ ये लेफ्ट साइड में तो आप बुद्धा जी देख ही रहे होंगे, भगवान बुद्धा, उनको बोलते लॉर्ड बुद्धा। एंड दिस इज अ वर्ल्ड, इट इज ही इज अ फिलोसफर, ओके, वेल नोन फिलोसफर इन द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर हम इंडिया के जो भी फिलोसफर्स हैं उनको एक बार स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के फिलोसफर्स ने क्या क्या चीज़ें दी हैं। उसमें गांधी जी भी आते हैं, गांधीयन पूरा हम समझेंगे गांधीयन फिलोसफी किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ तक कि इतनी इंपॉर्टेंट है गांधीयन फिलोसफी की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में से भी हम काफ़ी ज़्यादा उसको रिलेट कर सकते हैं। फिर बुद्धा जी की क्या टीचिंग्स थी, अलग अलग रिलीजन्स हमको क्या सिखाते हैं, क्योंकि एक तरीके से जो फिलोसफी और रिलीजन है ये आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। एक समय पर साइंस, फिलोसफी और रिलीजन ये तीनों चीज़ें एक थी, तो किस तरीके से इंटरलिंकेज है इन तीनों का, और आज के लाइफ में क्या क्या इम्प्लीकेशन है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है हमारा, अगर हमारे पास इन चीज़ों पे क्लियर थॉट और क्लियर विजन होगा तो वी विल स्टडी आउट कि इन थिंकर्स ने हमको क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी को, और अब आज के समय में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम इनसे क्या क्या सीख ले सकते हैं। ओके, तो इससे आपको ऐसे में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, साथ ही साथ जो फिलोसफिकल ऐसे आते हैं उसमें तो ऑब्वियसली मदद, साथ ही साथ आपका एक जो फ्लो होता है ऐसे का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का, उसमें मदद मिलेगी। और पार्ट ए जो है होता है उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी एक आपको दे दिया जाएगा थॉट या कोट, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अगर आपको इन लोगों की आइडियोलॉजी समझ में आएगी तो आप एकदम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी तक हम बेस बिल्ड करेंगे, यहाँ तक जो चलेगा ये आपका एक तरीके से बेस बिल्ड होगा जिससे आप चीज़ों को समझ पाओगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, किस लिए, जिस लिए आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। पब्लिक सर्विसेज में किस तरीके से एथिक्स, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। कभी आपका एथिकल डिलेमा एक ऐसी चीज़ होती है जब हम किसी दो विचारों के द्वंद्व में फंस जाएं। मान लीजिए एक विचार कह रहा है कि इस चीज़ को करिए और दूसरा विचार कह रहा है कि इस चीज़ को नहीं करिए। एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, बचपन में आपसे पूछते थे कि आपको मम्मी से ज़्यादा आप प्यार करते हो या पापा से, तो उस समय पर आप छोटे थे जब फंस जाते थे कि अब यहाँ पर क्या बोला जाए। तो ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सी छोटी सी बात मैंने बोल दी, बट रियल लाइफ सिचुएशन जो आती हैं यहाँ पर आपको काफ़ी कठिन कठिन डिलेमास फेस करने हो सकते हैं। तो उन सिचुएशन से आपको किस तरीके से डील करना है, आपके अपने इमोशन का जो है वहाँ पर आपको बैलेंस भी स्ट्राइक करना होगा, आपके इमोशंस भी ज़्यादा वल्नरेबल ना हो जाए, आपका कहीं गलत तरीके से एटीट्यूड किसी एक इंसान, कम्युनिटी या ग्रुप पे ना हो जाए। ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना, करते इन चीज़ों को करते हुए भी हमको लॉज हैं, सारे के सारे जो लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इनको हमको एक तरीके से गाइडेंस फैक्टर की तरह, जो हमारे एथिकल गाइडेंस है उनकी तरह ट्रीट करना होगा। अब इसका क्या मतलब होता है कि क्या सिर्फ हम लॉ से ही चलें, तो एक्चुअली बीइंग एट दिस पोजीशन you have been given ample amount of opportunity to act on your discretion, that is आपको काफ़ी ज़्यादा मौके मिलते हैं कि आप अपने डिस्क्रिशन पे काम करें। आपको मौका मिलता है कि आप वहाँ पर फैसला लें। तो हर चीज़ तो रूल में लिख नहीं सकते हैं, कितना लिखेंगे, चीज़ें हर दिन बदलती हैं। तो ये जो एथिक्स है ये आपका उस समय पर बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा।
साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी, एक तरीके से हम डिफरेंस देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये मिलते जुलते टर्म्स है, बट इनमें भी एक माइन्यूट डिफरेंस होता है, तो हम इसको भी देखेंगे। और जो हमारा गवर्नेंस है आज, जो गवर्नमेंट का मोटो है दैट इज मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसके साथ ही साथ एक और एक्सपर्ट हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, दैट इज एथिकल गवर्नेंस। कि जो हमारी गवर्नेंस करने का तरीका है, इसमें हाई लेवल ऑफ ऑनेस्टी, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, हाई लेवल ऑफ वैल्यूज, हाई लेवल ऑफ मोरल्स, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। साथ ही साथ हम गवर्नेंस का जो पूरा सिस्टम है उसमें मोरल वैल्यूज इनकलकेट करना चाहते हैं। यहाँ पर एक और बात बोली गई है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है, जैसे GS2 में आप अगर आंसर राइटिंग करते हो तो आप देखते हो कि GS2 के IR के क्वेश्चन बनते हैं। उस IR के क्वेश्चन में यहाँ से भी आप, इनमें से भी आप वहाँ पर सीधे सीधे कुछ कुछ ऑर्डर्स रहेंगे जो आप डायरेक्टली वहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो दीज आर एथिकल इशूज इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड द फंडिंग, किस तरीके से कहाँ पर फंडिंग करनी है, क्या हमको इन्वायरमेंटल जगह पर फंडिंग करनी चाहिए या फिर कहीं क्या हमको कैपिटलिस्टिक सोसाइटी सोच के फंडिंग करनी चाहिए। इस चीज़ों, मतलब ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसी चीज़ों के डायमेंशन भी हम देखेंगे। और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है कि कोई भी एक बिजनेस हो गया, उस बिजनेस में किस तरीके का गवर्नेंस चाहिए, उसमें क्या गुड गवर्नेंस होगा, तो ये भी हम देखेंगे। ओके, हाँ, सो आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्रोबिटी है और इंटीग्रिटी है, इन दोनों वर्ड्स में काफ़ी सिमिलरिटी, आपको ये एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं बट इनमें कुछ सिमिलरिटी होती है। तो आप देखोगे कि जो हम गवर्नेंस कर रहे हैं, कुछ बातें जो मैंने पहले बोली, गवर्नेंस में हमको क्या चाहिए, हमको एथिक्स को इनकलकेट करना है, हमको पब्लिक सर्विस, देखो पब्लिक सर्विस से हम क्या समझते हैं, सबसे पहले तो हमको यही समझने की जरूरत है। हम PSC का फॉर्म भर देते हैं, हमको यही नहीं पता कि पब्लिक सर्विस मतलब लोगों की सेवा करनी है। कुछ एक पर्टिकुलर कंसेप्शन होते हैं लोगों के कि पैसा मिलेगा, पैसा इज डिफरेंट, इज्जत, इज्जत प्रेस्टीज, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं साथ ही साथ। हमको यहाँ पर मेन मोटिव हमारा होना चाहिए पब्लिक सर्विस, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट बनने से सर्वेंट बनने, तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए पब्लिक सर्विस। और क्या क्या फिलोसफिकल बेसिस हैं गवर्नेंस के, ये आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी है, RTI एक्ट आपने सुना होगा, RTI 2005, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से लोगों का विश्वास गवर्नमेंट पर लाती हैं। आपको क्या क्या कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने की ज़रूरत है, क्या आपके कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। और सिटीजन चार्टर, जिसको हम बोलते हैं कि एक तरीके से हम बताते हैं कि हम ये ऑफर करने वाले हैं सिटीजन को, सिटीजन के पास ये राइट है हमसे मांगने के। तो सिटीजन चार्टर एक वर्क वर्क कल्चर, आपके जो इन्वायरमेंट है किस तरीके का वर्क कल्चर होना चाहिए, किस क्वालिटी की आपको सर्विस डिलीवरी देनी चाहिए, और आपको जो पैसा मिलता है डिस्क्रिप्शन पे आपके, तो उस फंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है जिससे मैक्सिमम वेलफेयर हो सोसाइटी का। साथ ही साथ हमारी जो ग्रुप कम्युनिटी है, वल्नरेबल्स हैं, उनका मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ओके, ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द करप्शन। सो करप्शन किस तरीके से आता है, जैसे इसमें बताया जाएगा कि आपको कि किस किस तरीके से करप्शन में आप जा सकते हो, और क्या क्या चीज़ें हैं अगर आप वो चीज़ दिमाग में रखोगे तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुराने बने बने हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। द लास्ट टॉपिक इज केस स्टडीज ऑन द अबव इशूज। तो अभी तक हमने जो सिलेबस पूरा समझा है, यहाँ पर हमने थ्योरी डिस्कस की। इन थ्योरी के बेसिस पे ही आपसे केस स्टडीज पूछी जाती है। आपको एक पूरी केस दे दिया जाएगा कि आप ऐसे ऐसे इंसान हो, यहाँ पर खड़े हो, अब आप बोलो कि आपके पास दो ऑप्शन, आप क्या चीज़ चूज़ करोगे। तो आपको एक एथिकल डिलेमा में डाला जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस रहेंगे, कुछ ऑप्शन आप अपने आप से भी बना सकते हो, और फाइनली आप अपना आंसर दे सकते हो। तो इस तरीके का आप केस स्टडीज भी सॉल्व करोगे, जो कि पार्ट बी में मोस्टली आता है। ओके, तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द GS4 सिलेबस। ओके, सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने एक तरीके से सिलेबस को पूरा समझ लिया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको देखना है कि भाई क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, किसके सोर्सेज से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक लेक्सिकन बुक आती है, काफ़ी सारे टॉपर्स ने रिकमेंडेड की हुई है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। कुछ लोगों को
इसके अलावा जी शोभा राव पसंद होती है तो जी शोभा राव। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ये जो आपको ऊपर के 4-5 सोर्सेज दिख रहे हैं, लेक्सिकन, विजन, जी शोभा राव और करंट अफेयर्स में जो हम बात करते ही रहेंगे रियल लाइफ एंड रियल टाइम एग्जाम्पल्स की, करंट अफेयर्स और सेकंड एआरसी जो है एथिक्स के ऊपर जो है एडिशन, इन सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा अपने स्लाइड्स में। कोशिश करूँगा कि सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये कवर हो जाएं। अगर मैं ये सारी चीज़ें कवर कर देता हूँ इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको इनमें से नहीं पढ़ना है। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर बुक उठानी है, इनमें से जो आपको सूटेबल लगे, लेक्सिकन और जिस ओवरऑल प्रेफर्ड है, इन दोनों में से आपको जो सूटेबल लगे अपने हिसाब से उसको आप उठाइए और उसको आप पढ़िए। ये लेक्चर्स देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी एकदम 100% हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे एक सीरीज़ है यूट्यूब पे, जस्टिस विद माइकल सेंडल। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, आप इसको देख सकते हैं। कुछ अनअकैडमी में फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपके पास काफ़ी टाइम है और आप काफ़ी फ्री हैं तो आप इन कोर्सेज पे जा सकते हैं एक बार। ठीक है, इनको भी रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास बहुत ही टाइम है तो आप नॉवेल्स पढ़ें, कुछ बायोग्राफीज़ भी बड़े बड़े लोग, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी की बायोग्राफी, इन चीज़ों को आप पढ़ोगे तो आपका एक पर्सनैलिटी डेवलप होगा, आपका एथिक्स की क्वालिटी जो डेवलप होंगी, क्योंकि एथिक्स सिर्फ पढ़ने से नहीं आ सकता है। जब आप इस एथिक्स को रियल लाइफ में सोचने लगेंगे, जैसे जब आप उठे तो आप सबसे पहले तो खुद से उठ के पूछिए कि क्या मेरी ऑनेस्टी थी कि जितना बजे मैंने सोचा था मैं उठूंगा, और जितना बजे मुझे उठना चाहिए था आज मैं सुबह उठा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में जब आप ये चीज़ सोचोगे कि भाई एथिक्स का अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, उस तरीके से डेवलप होगा। ठीक है, तो दीज आर द सोर्सेज दैट वी विल कवर। आपको कोई भी डाउट हो सोर्सेज रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपका क्या काम रहेगा भाई, आप क्या क्या उठा के बैठोगे, तो आपको एक कॉपी या फिर एक प्लेन सीट नोट्स के लिए ये उठा के बैठते हैं। पीपीटीज में शेयर कर सकता हूँ, करूँगा भी, बट ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पैसिव लर्निंग कर रहे होंगे, पैसिव लर्निंग मतलब कान में ईयरफोन लगा लिए और बैठ गए, लेट गए, बिना कुछ हाथ में पेन और कॉपी लिए, इसको बोलते हैं पैसिव लर्निंग। तो इसका जो आउटपुट निकलेगा ये जीरो होता है, क्योंकि जब तक आप सिर्फ चीज़ों को, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी भले ही उस चीज़ को लेकर, बट आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे जब तक आप हाथ से उस चीज़ को लिखोगे, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे सही मोमेंट पे। तो एक्टिव लर्निंग की यहाँ पे ज़रूरत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक प्लेन पेपर A4 साइज या जो भी आपके पास कॉपी, एक नोट्स बनाइए, तो वो लेके रखिए और नोट करते जाइए जो जो आपको लगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में आप स्लाइड्स को लेके उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी खुद की चीज़ें भी ऐड करिए। भाई आपने जो बुक पढ़ी आपको लगा कि ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं की और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसी चीज़ें होंगी ऑब्वियसली, तो ये चीज़ भी आप वहीं पर नोट कर लीजिए। साथ ही साथ एक अच्छा सा कनेक्शन चाहिए होगा। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन आजकल तो सबके पास है, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, बट द बिग डील इज द माइंड सेट। ठीक है, यहाँ पर हमको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जो माइंड सेट से हम ये चीज़ देख रहे हैं, हमको किसी भी अपने आप को किसी भी जो हम जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, इन सारी चीज़ों से हट के अपने आप को यहाँ पर बैठना है। आपको ऐसा ह्यूमन बीइंग जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि किसी कोई कोई चीज़ें क्रिटिकल हों किसी भी ग्रुप को लेकर, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। और दीज आर द वैल्यूज विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सिविल सर्विस। तो हमको एक पॉजिटिव माइंडसेट भी चाहिए, और आपसे एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कराने के लिए हम एक और चीज़ करेंगे, दैट इज़ आंसर राइटिंग। तो ऐसा है कि इसमें मैं लास्ट में आपको ये चीज़ और बता देता हूँ कि हम ऐसी क्या चीज़ बताने वाले हैं, क्या क्या चीज़ कर देंगे, जो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, पर हम उसके साथ वो सारी चीज़ें तो हम इंक्लूड करने ही वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो सारा तो कवर किया ही हुआ है। ठीक है, वो सारा कवर करने के साथ साथ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, आप ये देखिए। सबसे पहली बात, फ्री कोर्स रहेगा ऑब्वियसली, रियल टाइम एंड लाइव इंटरेक्शन रहेगा, यूट्यूब पे लाइव रहेंगे। यूट्यूब पे लाइव रहने के बाद चीज़ें काफ़ी सारी रहेंगी। आप
आपसे पूछा जाएगा कुछ, जैसे मान लीजिए मैं आपको 2 सिचुएशन दे दूँगा और आपको वहीं के वहीं आंसर करके देना होगा। तो एक तरीके से लाइव इंटरेक्शन रहेगा, तो आपकी एक्टिवनेस बढ़ेगी। ओके, इसमें हो सकता है कि कुछ डिस्कशन भी हम रखें, जिसमें आप लोग डिस्कस कर रहे होंगे, बट सभ्यता से डिस्कस करेंगे और डिबेट भी कर सकते हैं इन अ राइट एंड पॉजिटिव अप्रोच। ओके, हाँ, तो यहाँ पर जैसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं काफ़ी अलग अलग कोर्सेज में, बट यहाँ पर जो रहेंगे क्योंकि ये करंट चल रहा है, तो यहाँ पर जितनी भी करंट रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, जो विजन में एक एथिक्स का अलग से आता है, तो अलग से पूरा एथिक्स की वो आती है टॉपिक, तो उसमें कोई भी जो करंट में रिलेटेड टॉपिक चल रहा होता है उसके बारे में बताता है अच्छे से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को एकदम अच्छे से कवर करेंगे इसी के साथ इंटीग्रेट करके, जिस जिस टॉपिक में वो लाइक कर रहा है। इससे क्या होगा, आपका करंट के हिसाब से जो टॉपिक है ये प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, और रियल लाइफ ऐसे एग्जांपल्स देंगे तो आपको ट्राई करेगा, अरे ये तो किया ही है मैंने, ठीक है, एकदम सिंप्लीफाइड रहेगा। और जो मटेरियल रहेगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि आपको 4-5 सोर्सेज से मैं कवर करूंगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल रहेगा, जो सबसे बेस्ट रहेगा उन चारों में से, वही मटेरियल आपके लिए प्रेजेंट होगा। और आपकी अकाउंटेबिलिटी, मतलब आपका आपकी भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप रेगुलरली रोज आएँ। ओके, हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड हम प्रीवियस से एक क्वेश्चन देखेंगे और ट्राई करेंगे उसको आंसर करने का। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा या टेलीग्राम ग्रुप पे ही ज्वाइन करवा दूंगा। उसमें क्या रहेगा कि जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, आपको मौका मिलेगा कि उस क्वेश्चन को आप लिखिए। तो जब आप लिखोगे और फिर उस टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करोगे, तो आप इस तरीके से, हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिवनेस आए इस पूरे के पूरे जो इनिशिएटिव है हमारा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक्टिव लर्निंग पे, क्योंकि अब पेंडेमिक चल रहा है ऑब्वियसली, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन थे, आज बंद हो चुके हैं, बट देर आर प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस दैट आर स्टार्टिंग, दैट आर न्यू टू अस, so we are trying to give our best. Okay, so these are the things that we will provide in, which will be different from the other courses. Okay. So you can, if you are having any question relating to whatever we have discussed till now, please share your question in comment section. I will read some of the questions, okay, and will try to answer those in my next coming video. Okay, so your question will be catered, and इसके साथ ही साथ आपका कुछ अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर ये चीज़ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, तो आप बताइए हम लोगों को, ठीक है। हम उसमें हो सकता है कि वो चीज़ भी ऐड करने की कोशिश करें। आप अपने रिव्यूज़ देते रहिए, ठीक है। आपको लगता है कि आप अपना फीडबैक सिस्टम, जो फीडबैक मैकेनिज्म है, इसको हम एक्टिव करना चाहते हैं, तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देते रहिए और एक्टिव रहिए, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर दिया, शेयर भी कर दो। And on that note, I would like to end this session. Okay? तो आप पढ़ते रहिए, रेगुलर रहिए, ये पूरा का पूरा कोर्स कीजिए और रीडिंग करते रहिए। रीडिंग एंड राइटिंग, दीज टू थिंग्स, ये थिंग आपको इतनी ज़्यादा करनी है कि जब तक आप, ये मान लीजिए आप पास नहीं हो जाते इस एग्जाम में, आप कोई चीज़ करके ही रहो। तो थैंक यू गाइस फॉर गिविंग मी योर टाइम। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो आप देखिए, और थैंक यू गाइस।